अब तक आपने पढ़ा कि सीता जी और श्रवण जी नताशा को सारा सच बता देते हैं, लेकिन नताशा मन ही मन फैसला कर लेती है कि अनामिका को अपनी जगह नहीं लेने देगी। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र जी नताशा से मिलने की जिद कर रहे होते हैं। अब आगे तुम ना जल्द से जल्द अपने लिए भी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। शायद हो सकता है कि तुम्हारा ये साधु बॉस तुम्हारी हैप्पी लाइफ देखकर कुछ सोच और समझे। देवेंद्र जी ने जानबूझकर ऋषि को समझाया। देवांश जो खाना लेकर आया था उसने खोलकर उनके सामने रखते हुए कहा, अगर ऋषि गर्लफ्रेंड बना लेगा तो क्या उसका काम आप करोगे? मैं करूंगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि देवेंद्र जी मान जाएंगे, जिससे ऋषि थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं क्यों करूंगा? मगर अगर ऋषि अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लेते हो ना तो मैं मेक श्योर करूंगा कि यह नालायक तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दिया करे। कम से कम तुम्हें वीकेंड के दिन ओवर टाइम तो नहीं है करने दूंगा मैं। और उसके अलावा जब तुम शादी करोगी ना तुम्हें मेरी तरफ से तुम्हें बहुत सारी गिफ्ट दूंगा, और उसके अलावा मैं कुछ और लोगों को हायर कर दूंगा जो तुम्हारा वह काम का लोड कम कर सके। ये सब सुनकर ऋषि और इमोशनल हो गया, इतना कि वह लगभग रोने वाला था। और हाँ, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा मैं। देवेंद्र जी बोले और ऋषि ने हाँ में सर हिला दिया। तो फिर देवांश की तरफ देखते हो बोले, देखो देखो कितना सेंसिबल बच्चा है ऋषि, मेरी बात एक बार में ही मान गया। तुम्हारी तरह जिद्दी और घमंडी नहीं है जो मेरी बात कभी नहीं सुनता। लेकिन ऋषि को अपनी ये तारीफ और फ्यूचर में होने वाले फायदे कुछ ज्यादा महंगे पड़ने वाले थे। ऋषि, अफ्रीका में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ बहुत काम बढ़ गया है। मुझे लगता है वहाँ तुम्हारे जैसे किसी समझदार इंसान की जरूरत है। देवांश की यह बात सुनते ही ऋषि जल्दी से बोला, सर मेरा मतलब वह नहीं था। अपनी चीजें पैक कर लो और तुम चल निकल रहे हो सर। ऋषि लगभग रोने ही वाला था और उसने मदद के लिए देवेंद्र जी की तरफ देखा तो वह देवेंद्र जी ने हमेशा की तरह सिचुएशन को संभालते हुए कहा, ऋषि कल से काम खत्म होने के बाद शाम को तुम मेरे साथ आ जाना। हम थोड़ी देर बातें करेंगे और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। मैं यहाँ अकेले भूतों की तरह एक रूम में पड़ा पड़ा बोर हो जाता हूँ। बॉस देखिए ना, मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है। प्लीज, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता। ऋषि ने देवेंद्र जी की बातों का एडवांटेज के तौर पर लेने का सोचा। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। मैं हूँ देवेंद्र सिंघानिया जी। बुरी हालत में तान्या अंदर आई और वहां खड़े बाकी लोगों को नोटिस करते हुए उसने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ऋषि आप लोग भी इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? अभी सुबह के 8 बजे भी नहीं बजे थे और अभी पेशेंट के विजिटिंग अवर्स शुरू नहीं हुए थे। तान्या ने अपना पुराना आईडी इस्तेमाल किया था अंदर आने के लिए और सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए यहाँ तक पहुंची थी। किसने अंदर आने दिया तुम्हें? देवांश ने कल कुछ ज्यादा नहीं किया था क्योंकि वह इस अस्पताल के डायरेक्टर की थोड़ी इज्जत करता था, लेकिन वह एक्चुअली इतनी हिम्मत कर सकती है कि बिना किसी के परमिशन के यहाँ आ जाए। देवेंद्र जी, मिस्टर सिंघानिया प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दीजिए। मैं इस प्रोफेशन को छोड़ना नहीं चाहती। प्लीज मुझे इस अस्पताल में दोबारा काम करने दीजिए। देवेंद्र जी प्लीज, इतने दिनों तक मैंने जो आपका ध्यान रखा और इतने दिनों तक मैं आपकी डॉक्टर थी, इस नाते मुझे दोबारा मौका दे दीजिए। तान्या बहुत डेस्परेट थी। क्या इसे मेडिकल प्रोफेशन से निकाल दिया गया है? देवेंद्र जी ने ऋषि से पूछा। जी, बिग बॉस, जब कल आपकी हालत खराब हुई तो इसने कोई कोशिश नहीं की और उसके अलावा वह आपको परमानेंटली मारने की कोशिश करी थी। इसके इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मिस अनामिका कल जिन्होंने आपका इलाज किया था, उन्होंने कहा कि यह डॉक्टर होना डिजर्व नहीं करती है, इसलिए डॉक्टर शर्मा ने ये सब सुनने के बाद इसे इस प्रोफेशन से निकलने का फैसला किया। देवेंद्र जी से बातें कहने के बाद ऋषि ने घूरकर उसे शैतान औरत को दिखा। वह घटिया लड़की थी। उसके मन में मेरे खिलाफ गुस्सा था, इसलिए उसने हॉस्पिटल डायरेक्टर के सामने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। देवेंद्र जी, मेरे साथ गलत हुआ है। मैं हमेशा आपका अच्छे से ध्यान रखती थी, आपको याद होगा कि। लेकिन तान्या अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही देवांश का चेहरा डार्क हो गया और उसके आसपास का ऑरा खतरनाक होने लगा। ऋषि को भरोसा नहीं हो रहा था कि इस स्टेज में होने के बाद भी यह औरत सच मानने से इनकार कर रही है और उसके अलावा मिस अनामिका को बदनाम भी कर रही है। क्या इसे लगता है कि वह लोग कल अंधे हो गए थे? क्या उसे लगता है कि अपनी आंखों के सामने देखकर भी वह लोग सच को नहीं मानेंगे? मैं आपको एडवांस दूंगा कि बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। ऋषि ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए काफी सख्त शब्दों में उसे कहा। भले ही वह देवांश से और देवेंद्र जी के सामने मासूम और प्यार बनता था, लेकिन वह असलियत में देवांश से कम खतरनाक नहीं था। कल ये लड़की उसके बिग बॉस को मारने की कोशिश कर रही थी और यहाँ आ जाकर अपनी गलती मानने की जगह दूसरों को बदनाम कर रही है। मिस अनामिका उसकी बिग बॉस की लाइफ सेवर है जिसे ये लड़की घटिया कह रही है। आज के बाद तुम्हारी फैमिली में कोई भी मुंबई शहर में कम नहीं रह सकता। अचानक से बेड पर लेटे हुए देवेंद्र जी अपनी कड़क आवाज से बोले, बाहर निकाल दो इसे।
तान्या तो यहाँ अपनी नौकरी की भीख मांगने आई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके आने के बाद इन सब में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। वह बोली, देवेंद्र जी, मैंने क्या गलत किया है जिसकी वजह से आप गुस्सा हो गए हैं? क्या सिर्फ कल की गलतफहमी की वजह से? वह वहीं नीचे बैठ गई और जाने से मना करने लगी। प्लीज देवेंद्र जी, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। देवेंद्र जी इतना गुस्सा थे कि उनका चेहरा लाल पड़ गया और वह बोले, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सको। देवेंद्र जी, अगर आप मुझे आज माफ नहीं करते तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तो मर जाओ। देवेंद्र जी को उसकी जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बोले, ऋषि, वह चाकू उठाकर उसे दे दो। ऋषि ने वही रखा फ्रूट नाइफ उठाया और तान्या के सामने फेंक दिया और चाकू के नीचे गिरते ही एक तेज आवाज हुई, जिससे तान्या डर गई। वह तो बस देवेंद्र जी को डराना चाहती थी, ऐसा बोलकर वह खुद की जान थोड़ी ले सकती है। सर, जब तान्या ने देखा कि उसकी मौत वाली धमकी देने के बाद भी देवेंद्र से उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसने रोते हुए और चिल्लाते हुए कहा, मेरी फैमिली बहुत गरीब है। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जब से मैं छोटी थी तब से मैं अपनी पूरी फैमिली की उम्मीद हूँ। मेरा सपना है एक डॉक्टर बनना जो लोगों की जान बचाए। एक डॉक्टर? क्या तुम क्वालिफाइड हो एक डॉक्टर होने के? देवेंद्र जी इरिटेट हो गए थे। यह मत सोचना कि कल जब मैं वहां बेड पर लेटा हुआ था तो तुम सबकी बातें नहीं सुन सकता था। तुम वही थी जिसने मुझे बेहोशी की दवाएं और हॉट शूटिंग मेडिसिन देने की बात को लेकर आई थी। वह लड़की कह रही थी कि इस तरह करने से मेरी जान चली जाएगी, मगर फिर भी तुम अपनी जिद पर खड़ी हुई थी। देवेंद्र जी का मानना था कि सामने खड़ी लड़की एक डॉक्टर होने के लायक ही नहीं है। वह लोगों की जान बचाने की जगह लोगों की जान लेने पर तुली हुई है। मैं तान्या शॉक थी यह जानकर कि देवेंद्र जी ने कल उनकी सारी बातें सुनी थी, जिसकी वजह से वह कुछ सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। वह लड़की कल तुमसे कह रही थी कि बेहोशी की दवाई या फिर हॉट शूटिंग मेडिसिन की वजह से मैं आधे घंटे के अंदर ही मर जाऊंगा। अगर मैं लकी नहीं होता और वह लोग लड़की वहां से नहीं गुजर रही होती और उसने मेरा इलाज नहीं किया होता, तब तक तुम्हें मर गया होता और मेरे सामने रिक्वेस्ट करने का तुम्हारे पास मौका भी नहीं होता। मैं तो सिर्फ इस प्रोफेशन से तुम्हें निकाल कर और मुंबई शहर से निकाल कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। वह भी सिर्फ डॉक्टर शर्मा के लिए। मेरे सब्र का जवाब मत लो, वरना तुम्हें और बुरी पनिशमेंट मिल सकती है। वह यंग लड़की बिल्कुल सही थी। तुम्हें एक डॉक्टर कहना डॉक्टर के पैसे की बेइज्जती है। तुम डॉक्टर कहलन के लायक नहीं हो। तान्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोली, देवेंद्र जी। वह अपनी बात खत्म कर पाती उसे पहले ही देवेंद्र जी ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, ऋषि, इसके साथ साथ कुछ और डॉक्टर भी थे जो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहते थे, और एक डॉक्टर ऐसा भी था जो वह सारा दोष उस यंग लड़की के ऊपर डालने की सोच रहा था। वह सारे डॉक्टर होने के लायक नहीं है, उन सबको निकाल दो नौकरी से। इतना कहकर फिर उसे उन्होंने सामने तान्या को देखा और बोले, क्या तुम जा नहीं रही हो? क्या मैं किसी को बुलाऊं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए? बिग बॉस, आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं हुई है। गुस्सा मत हुई है मिस तान्या, क्या आपको हिंदी में बातें समझ नहीं आती? ऋषि तान्या की तरफ देखकर कोल्डली बोला। तान्या समझ गई कि इस मामले में अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है और वह धीरे से सॉरी बोलकर भाग गई। कौन थी वह लड़की? तान्या के वहां से जाते ही देवेंद्र जी थोड़ा शांत हुए और देवाश की तरफ मुड़कर पूछा, क्या हमने उसे प्रॉपरली थैंक यू कहा? हमने ऑलरेडी उन्हें एक ब्लैंक चेक दे दिया है। उस लड़की के बारे में बात करते हुए ऋषि की आंखों में इज्जत साफ दिखाई दे रही थी और बोला, किसने सोचा था कि एक टीनेज लड़की एक मिरेकल डॉक्टर हो सकती है? सच बताए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह मिस तो वहां से गुजर रही थी और उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में पता चल गया और उन्होंने सबके ओपिनियन के खिलाफ जाकर आपकी जान बचाई। अगर वह नहीं होती तो पता नहीं ये डॉक्टर आपके के साथ क्या करते हैं। वह कितनी काइंड और कैपेबल है। देवेंद्र जी की यादों में एक धुंधला सा मासूम चेहरा दिखाई दिया। भले ही उसे वक्त वह बेहोश थे, मगर फिर भी उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली थी और अनामिका का चेहरा देखा था, मगर वह थोड़ा धुंधला था। मगर उन्हें अनामिका की प्यारी सी आवाज सुनी थी। लेकिन बदकिस्मती से वह लड़की बहुत यंग है और देवांश की सगाई ऑलरेडी नताशा से हो गई है, वरना इस तरह की एक प्यारी सी पोता बहू होना कोई बुरी बात नहीं है। क्या तुमने उस लड़की का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया था? देवेंद्र जी ने जल्दी से पूछा। मैं उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सवाल सुनकर ऋषि हैरान हो गया और उसने जल्दी से देवांश की तरफ देखा। आफ्टर ऑल, देवांश ने कल अनामिका का नंबर लिया था। आप उसे परेशान नहीं करेंगे? देवांश ने तुरंत मना करते हुए कहा। क्या बात है? क्या मैं अपनी लाइफ सेवर से नहीं मिल सकता और क्या मैं उसे मिलकर उसे थैंक यू नहीं बोल सकता? देवांश, देवेंद्र जी जो सोच रहे थे वह सच था कि कितने सारे डॉक्टर मिलकर भी उन्हें बचा नहीं पा रहे थे।
मगर उस यंग लड़की ने इतने क्रिटिकल मोमेंट पर उन्हें बचा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वह उन डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छी डॉक्टर है। अगर उन्हें ठीक से याद है तो वह यंग लड़की 17 से 18 साल की थी और उनका तो एक और पोता है जो इसकी उम्र का है। अगर उन्होंने सक्सेसफुली उन दोनों को मैच कर दिया तो वह उनके फैमिली मेंबर बनाकर उनके घर आ सकती है। क्या तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है? देवेंद्र जी को याद था कि नंबर वाली बात सुनते ही ऋषि ने देवांश की तरफ देखा था। इसका मतलब देवांश के पास उस लड़की का नंबर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं, तुम्हें उस लड़की को मुझसे मिलने के लिए लाना ही होगा। देवेंद्र जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में देवांश ने हार मान ली और बोला वह यहाँ आएगी आपसे मिलने या नहीं, वह उस पर डिपेंड करता है। देवेंद्र जी का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया, तो वह जल्दी से बोले ऑफ कोर्स। अगर वह यहाँ नहीं आई तो वह सिर्फ उनके इस नालायक पोते के खतरनाक और कोल्ड नजरों की वजह से होगा। देवांशु जाते हुए देखकर देवेंद्र जी जल्दी से बोले रुको। और फिर उन्होंने कुछ सोचकर आगे कहा जब तुम उस लड़की से बात कर लो तो अच्छे से बिहेव करना, थोड़ी जेटल आवाज में। अगर तुम्हें वैसा करना नहीं आता तो ऋषि को बात करने दो या फिर ऋषि से सीख लो, उसे डरना मत। समझ में आई बात? वह लड़की उनकी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो सकती है। उनकी बात सुनकर रूम में देवांश ने अपने आप से सोचा क्या उसे जेटली बात करना नहीं आता या फिर वह पोलाइट नहीं है? क्या उसे किसी और से सीखने की जरूरत है? तभी ऋषि ने भी कंप्लेंट करते हुए कहा बिग बॉस प्लीज मेरी बैंड मत बजाया, और सर तो अभी अभी अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट के बारे में भूले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है इसलिए तुम उससे रूडली बात नहीं करोगे। देवेंद्र जी को डर था कि उनका ये पोता अपने कॉल्ड एटीट्यूड से उस लड़की को डरा देगा। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में श्रवण जी और सीता ने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के खाने अपने दोनों बेटियों के सामने रखते हुए कहा, देखो शेफ ने ये पेस्ट्री फ्रेश बनाई है, अनु ये तुम्हारी है, संभल के ये गरम है। नताशा तुम स्कूल और ट्रिप के चक्कर में 1 महीने से बाहर थी, लगता है तुम बहुत पतली हो गई है, चलो और खाओ। नताशा ने स्वीटली मुस्कुराकर कहा, मोम डैड मेरी फिक्र मत कीजिए, आप मेरी बहन को और दीजिए, मैं बचपन से ही तो ये सब खाती आई हूँ। सीता हंसी, यह सोचकर कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। वह अनामिका के अचानक आने से उसे जलन या फिर गुस्सा नहीं कर रही है, बल्कि वह उसे अपनी बहन मानकर उसका ख्याल रख रही है। जितना उन्होंने सोचा था उतना भी सब कुछ मुश्किल नहीं रहा। डैड ये रही आपकी ब्लैक टी, जो आपको पेस्ट्री इसके साथ खाने में अच्छी लगती है। नताशा ने खड़े होकर श्रवण जी को टी सर्व की और सीता को भी। मोम एंजॉय कीजिए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नताशा इतनी समझदार होगी। प्यार से मुस्कुराते हुए उन दोनों ने अपने चाय के कप उठाए और एक सिप लिया। उन दोनों को देखकर नताशा ऐसे मुस्कुराए जैसे उसने जंग जीत ली हो, और फिर एक साइड अनामिका को देखा। क्या फर्क पड़ता है कि वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी है? एक साथ इतने सालों से रहने की वजह से कोई भी उसके पेरेंट्स की खाने पीने की हैबिट्स को उससे ज्यादा नहीं समझ सकता। वही अनामिका जो इतने सारे दो चेहरे वाले लोगों के साथ रहती आई है, वह नताशा की छोटी छोटी स्कीम्स कैसे नहीं समझती। लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल शांति थी और वह अपने प्लेट में रखी हुई पेस्ट्रीज को एंजॉय कर रही थी। सिस्टर मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है। नताशा की बातों का मतलब ये था कि अनामिका अपने लिए खुद सर्व कर सकती है। लेकिन वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अनामिका ने कैजुअली कहा, काफी प्लीज। नताशा हैरान हो गई। क्या वह कोई नौकर है जो उसके लिए काफी सर्व करे? तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रख रही हो। श्रवण जी को ये गलतफहमी हो गई कि नताशा अनामिका के लिए कॉफी बना रही है और वह खुश होकर बोले, अनु नताशा ऐसी ही है, वह अपनी फैमिली की बहुत केयर करती है, अगर तुम उसके ऑफर को मना कर दोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, ठीक है फिर तो मेरे लिए काफी। श्रवण जी की बातें सुनकर नताशा एक डिफिकल्ट पोजीशन में फंस गई थी। इस बिंदु के पर आने के बाद वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मुस्कुराकर कॉफी पॉट से काफी अनामिका को देने लगी। अपनी आंखों के कोने से उसने नोटिस कर लिया कि आज अनामिका ने व्हाइट कलर की शिफॉन ड्रेस पहनी थी और उसकी ड्रेस का फैब्रिक बहुत ही पतला था और काफी बहुत ज्यादा नर्म। अगर अनामिका पर कॉफी अगर गलती से गिर जाए तो। अनामिका ने भी ठीक उसकी तरफ देखा और वह नताशा की छोटी सी स्कीम समझ गई। नताशा अनामिका के कप में काफी डालने ही वाली थी, तभी अनामिका बोली, ज्यादा मत डालना। नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी जल्दी उसकी चाल समझ गई कि उसने गुस्से में अपने दांत पीसते लिए और ऐसे नाटक करने का सोचा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अनामिका आगे बोली, इतना ही, थैंक यू। नताशा ने ऑकवर्डली रुकते हुए मुस्कुराकर कहा, अनामिका तुम बहुत केयरफुल हो। मैं इतने सालों से मॉम डैड को चाय बना कर देता हूँ, मैंने कभी गलती से चाय गिरे नहीं। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें जला दूंगी? अनामिका ने अपनी क्लियर आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैंने देखा कि तुमने ऑलमोस्ट मॉम डैड का कप भर दिया था।
इसलिए मुझे थोड़ा कम चाहिए था, मैंने इसलिए तुम्हें बताया। उसका बिहेवियर बहुत ही काइंड और रिस्पेक्टफुल था। अनु, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है घर पर। सीता जी ने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी इतनी वेल मैनर और अच्छे से बिहेव करने वाली होगी, और वहीं दूसरी तरफ नताशा का बिहेवियर थोड़ा गलत लग रहा था। लेकिन नताशा का मतलब कुछ और नहीं था, ये सोचकर सीता जी उसे कुछ नहीं बोली। श्रवण जी ने हंसते हुए मूड लाइट करते हुए कहा, अनु, नताशा, तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। क्या तुम दोनों ने सोच लिया है कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? उन्होंने अपना चाय का कप नीचे रखा और प्यार से उन्हें दोनों को देखने लगे। वापस अपनी सीट पर बैठने के बाद नताशा ने जल्दी से उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगी। मुंबई यूनिवर्सिटी? ये सुनकर अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा, जिसमें एक इनक्रेडिबल इमोशन था। नताशा ने उसकी नज़र महसूस कर लिया, मुस्कुराकर बोली, भले ही मेरे कितने क्लासमेट ने कहा कि वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन मैं जब वहाँ के एग्जाम पेपर्स देखे तो मुझे बहुत आसान लगा। मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले लूंगी। मुंबई यूनिवर्सिटी हमारे देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बट मुझे याद है कि तुम तो एब्रॉड पढ़ने जाना चाहती थी, है ना? श्रवण जी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। आगे कहानी में क्या हो गया जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि देवेंद्र जी उस लड़की से मिलने की इज्जत करते हैं जिसने उन्हें बचाया था, जो बात देवांश मान जाता है, और वही ओबरॉय मेंशन में सब नाश्ता कर रहे होते हैं। अब आगे? मैं भी यही सोचती थी, नताशा ने मुस्कुराकर कहा, मगर मुंबई यूनिवर्सिटी घर से ज्यादा दूर नहीं है, और कॉलेज के बाद में हर रोज घर भी आ पाऊंगी और आप सबके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। मुझे यही लाइफ चाहिए। बातें करते हुए उसने जानबूझकर सीता जी का हाथ पकड़ लिया। हमें तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब से तुम छोटी थी, श्रवण जी मुस्कुराकर बोले। और अनु, तुम्हारा क्या? नताशा ने सीता जी का हाथ पकड़े हुए ही स्वीटली अनामिका की तरफ देखा और बोली, तुम भी अपने स्कूल में अच्छा करती होगी, राइट? तुमसे पहले पूछना भूल गई, तुम इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? अनामिका ने एलिगेंटली नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए अचानक पूछा। नताशा ने अचानक से अपना आधा शरीर सीता जी के ऊपर झुकाए हुआ था, लेकिन जो शायद थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने थोड़ा इनएप्रोप्रिएट था। सीता जी ने मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, सच में थोड़ी गर्मी है, मैं इसी का टेम्परेचर थोड़ा काम कर देती हूँ। हाँ। नताशा थोड़ा इम्प्रेस हो गई, लेकिन जल्दी से उसने अपना एटीट्यूड वापस लाया और मुस्कुरा कर पूछा, अनु, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे ग्रेड कैसे थे पिछले? ठीक ठाक थे। और तुम्हारे जो एग्जाम हुए थे उनसे तुम्हारी यह क्या एक्सपेक्टेशन है? अनामिका ने पानी पीते हुए कहा, अभी कहना मुश्किल है। अनु, क्या तुम्हारी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी है? डैड तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकते हैं। अनामिका एक कप कॉफी पिया और काफी फ्रेंकली बोली, मुझे यूनिवर्सिटी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर नताशा ने सोचा कि अनामिका जरूर पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, इसलिए यह बोल रही है कि वह पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है ताकि वह अपने बुरे मार्क्स को छुपा सके। मुझे भी पहले स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक बार तुम्हारी दादी माँ को पता चल गया कि मैं क्लास स्किप कर रहा हूँ और फिर उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। श्रवण जी ने अपने पास्ट को याद करते हुए कहा। तभी अचानक उन्हें याद आया कि उनकी गुड़िया ने उनसे कहा था कि उसकी हॉबीज है पैसे कमाना, और अचानक उन्हें एक आइडिया आया और वह बोले, तो अनु, तू फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? क्या तुम्हारा किसी स्पेशल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर को तुम सेलिब्रिटी बनना चाहती हो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आज के टाइम में ज्यादातर यंग लड़कियां इंटरनेट सेलिब्रिटी या एक्ट्रेस ही बनना चाहती है। अगर उनकी बेटी के वैसे ही कोई ड्रीम है तो वह हर तरीके से उसका सपोर्ट करेंगे। अनामिका कंफ्यूज हो गई और नताशा शॉक। मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना, अनामिका ने जवाब दिया। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है? फैशन डिजाइनिंग शायद। फैशन डिजाइन अच्छी बात है, श्रवण जी ने खुश होते हुए कहा, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही है और इत्तेफाक से हमारे पास एक छोटी क्लॉथिंग कंपनी है और जो घर के बहुत नजदीक भी है, तुम जाकर उसे देख सकती हो। ये सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। अगर तुम्हें लगे कि वहाँ कंपनी का बॉस बनना स्कूल जाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो तुम्हें ये यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारे बिजनेस है और हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए है ना। अपने डैड की बातें सुनकर अनामिका हैरान हो गई और नताशा ने गुस्से में टेबल के अंदर अपनी मुठिया कस ली। क्या उसके डैड एक्चुअली अनामिका को एक कंपनी देना चाहते हैं?
सिर्फ खेलने के लिए। भले ही ओबरॉय ग्रुप का इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनियां थी और वह क्लॉथिंग कंपनी सबसे बुरे हालातों में थी और वह सिर्फ 1 साल पहले ही शुरू की गई थी, मगर फिर भी वह एक कंपनी है। अनामिका को इस परिवार में आए सिर्फ 1 दिन ही हुआ है और वह ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉम डैड तुम्हें रोज पैसे ट्रांसफर कर देंगे, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। ये सुनकर अनामिका फिर से स्पीचलेस हो गई। क्या ऐसे भी कोई चीज होता है? और आसपास के जो सर्वे थे उन्हें भी अनामिका से जलन होने लगी। यही तो फर्क है अमीरों में और गरीबों में। नताशा के नाखून उसकी स्क्रीन में घुस रहे थे लेकिन उसके दिल में उससे ज्यादा दर्द था। क्या हम अभी तुम्हारे फोन में तुम्हारी पॉकेट मनी ट्रांसफर कर दे? सीता जी ने अपना फोन निकलते हुए कहा। मैं अभी के लिए 10 लाख रुपए ट्रांसफर करती हूँ। ओके गुड़िया, तुम बताओ तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर क्या है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनामिका बोली, क्योंकि उसके पास पैसे थे। ठीक है फिर तो मैं 10 लाख रुपए हम बाद में ट्रांसफर कर देंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर हमें बताना। ये सब सुनकर नताशा का दिमाग फटने वाला था। गुड़िया, अगर तुम्हें लगता है कि 10 लाख रुपए कम है तो मैं 20 लाख भेज देता हूँ, और अगर बैंक अकाउंट नहीं देना है तो मुझे अपना नंबर बताओ, तुम्हारे पास यूपीआई तो होगा ना? मैं अभी कर देता हूँ, श्रवण जी बोले। 2 लाख अच्छा रहेगा, सीता जी बोली। इसलिए अनामिका ने आखिर में हार मानते हुए कहा, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। कया एक पल के लिए श्रवण जी और सीता जी हैरान हो गए और उन्हें तभी अचानक उन्हें अपनी बेटी का इंटरेस्ट समझ में आया। क्या वह सचमुच कंपनी चलाना करना चाहती है? ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। सीता जी बहुत खुश हो गई और लोकेशन भेजने के बाद उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत ही छोटी कंपनी है, अगर उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए और बंद भी हो जाए तो नॉर्मल बात है, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हमारे काम फैमिली में बहुत सारी कंपनी है, तुम जैसे चाहे वह वैसे मजे कर सकती हो। अनामिका हेल्पलेस हो गई और नताशा का चेहरा जलन के मारे पीला पड़ गया और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, अनु, जो कपड़े डैड और मोम ने तुम्हें कल दिए हैं वह काम के लिए सूटेबल नहीं है। जब आज मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर जाऊंगी। मैंने सुना कि तुम्हारे जो पुराने पेरेंट्स थे वह मुंबई में कुछ महीना पहले ही आए थे, तो पक्का तुम अभी तक शॉपिंग मॉल तो नहीं गई होगी, यहाँ की सबसे बड़े हैं ना? हाँ, यह अच्छा रहेगा। अनु अभी अभी आई है, हम तो अभी तक उसे कहीं घूमने भी नहीं लेकर आए, गाड़ी तैयार करो। जैसे ही सीता जी ने अपनी बात खत्म किया, अनामिका बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे थोड़ी देर अकेला रहना था क्योंकि अभी बहुत सारी चीज है जिसमें उसे हैंडल करना था। अनु, तुम जो चाहो वहां में हमें तुम्हें घुमाने ले जा सकते हैं या फिर तुम मॉम के साथ ब्यूटी सैलून और स्पा चल सकती हो। अनु, हम तुम्हारे साथ शाम की चाय पर भी चल सकते हैं किसी और दिन। अनामिका ने खड़े होते हुए कहा, मुझे अभी भी कुछ चीज ऑर्गेनाइज करनी है, ऊपर आप लोग एंजॉय कीजिए। उसे जाता हुआ देखकर सीता जी ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए चीजें अरेंज करने में? या फिर हम रीना को भी कह सकते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए? श्रवण जी बोले और अपनी बेटी को जाता हुआ देखकर बोले, क्या तुमने कल अच्छे से आराम नहीं किया? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ प्राइवेट मामलों का काम करना है। अनामिका ने काफी शांति से वापस जाने से पहले उनके सारे सवालों का जवाब दिया और रूम में वापस आकर ही जैसे ही वह अपने बेड पर बैठी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। कॉल श्रेया की तरफ से था। अनु, आज हॉट एजी हब का ऑक्शन है, दोपहर में 3 बजे 6 प्लांट है, मैं तुम्हारे लिए पैसे तैयार कर दिया है। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, काफी दयालु हो गई तू हो तुम। ऑफ कोर्स, तुम्हें जितनी जरूरत हो मैं उतनी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अपने सारे आदमियों की जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, ये थोड़े से पैसे क्या चीज है? अनामिका ने आखिरी बात सुनी तो मजाक करते हुए कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं मेरे लिए अपनी जान सकती हो? क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? हाँ, ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी टांग खींचे करने का मौका मिल गया है। मैं तुम्हें 2 बजे दोपहर में पिक करने आ जाऊंगी। ओके। अनामिका ने पोलाइट होने की कोशिश बिल्कुल नहीं की क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ही ऐसा था, वह दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। कॉल काट होने के बाद अनामिका ने उसे लोकेशन भेज दिया। वहीं नीचे नाश्ता खत्म होने के बाद नताशा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी श्रवण जी और सीता जी को खुश करने की, जैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें जोक सुनाना ताकि वह लोग खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई श्रवण जी और सीता जी किचन में चले गए खाना बनाने के लिए, तब जाकर नताशा ने एक राहत की सांस ली। तभी मार्था ने फ्रूट्स लाकर उसे देते हुए कहा, नताशा तुम सुबह से काफी बिजी थी, तुम कुछ फ्रूट्स खा लो। लेकिन नताशा से थैंक यू कर पाती उससे पहले ही मार्था ने धीरे से कहा, नताशा मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है।
नताशा ने उसे एक नज़र देखा तो वह समझ गई कि उनका मतलब क्या है और फिर आसपास काम कर रहे हैं नौकरों को देखकर खड़े होते हुए बोली, फ्रूट आप गार्डन में लिया है, मैं वही खा लूंगी। ओके। फ्रूट्स को लेकर मार्था नताशा के पीछे पीछे गार्डन में पहुंची। जब उन दोनों ने कंफर्म कर लिया कि आसपास कोई नहीं है तो मार्था बोली, नताशा तुम काफी मुसीबतें झेल रही हो, पास में मैडम और सर को खुश करने के लिए तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता था। ये सुनकर नताशा ने अपनी पालक की झुका ली। सच ये था कि वह इस तरह कोई काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर में अनामिका का स्टेटस और स्ट्रांग होता जा रहा था और उसका खत्म होता जा रहा था और यह सब करके ही वह अपना काबू बनाए रख सकती थी। नताशा ये सब इम्पोर्टेंट फ्रूट है, मैंने सब तुम्हारे लिए कट कर दी है, खा लो, तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया था। मार्था ने नताशा को देखकर प्यार से कहा और फिर बोली, हाँ, मैं ये बताना चाहती थी कि अभी तक मैडम और सर ने इस लड़की की आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील नहीं किया है और इसीलिए दुनिया वालों की नज़रों में मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है। ये सुनते ही नताशा की आंखों में चमक आ गई। हाँ देवांश, उसके पास अभी भी देवांश है। क्या फर्क पड़ता है कि वह ओबरॉय परिवार की असली बेटी है या नहीं? अगर उसकी शादी देवांश से हो गई तो वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान की वाइफ बन जाएगी। तुम बचपन से ही मिस्टर सिंघानिया के साथ बड़ी हुई हो, भले ही तुम लोग ज्यादा नहीं मिलते लेकिन तुमने इस नई लड़की से ज्यादा ही वक्त बिताया है के साथ। इस लड़की ने तो अभी तक मिस्टर सिंघानिया को एक बार देखा भी नहीं होगा। मार्था, क्या आप ये कहना चाहती है? नताशा ने अंदाजा लगा लिया कि मार्था क्या कहने वाली है लेकिन वह बोली नहीं। मैं सिंघानिया परिवार के कुछ सर्वेंट को जानती हूँ और कुछ देवेंद्र सिंघानिया जी के पर्सनल विला में काम करते हैं। मैंने सुना है कि इन दिनों में तुमसे मिलने के लिए उन्होंने मिस्टर सिंघानिया को फोर्स करने के लिए खाना और दवाएं लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर नताशा ने हैरानी से अपना मुंह कवर कर लिया। वह बहुत हैरान हो गई थी, मगर लकीली उन्हें वक्त पर बच्चा लिया गया और वह बिल्कुल ठीक है। वह चाहते हैं कि तुम मिस्टर सिंघानिया के साथ उनसे मिलने जाओ। क्या तुम्हारे पास मिस्टर सिंघानिया का कांटेक्ट नंबर नहीं है? तुम क्यों ना उन्हें मैसेज करो, उनसे इस बारे में बात कर सकती हो। लेकिन वह इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, वह पक्का बिजी होंगे, लेकिन कितना भी बिजी क्यों ना हो वह एक आदमी ही है और अगर तुम्हें जैसी खूबसूरत लड़की उन्हें पूछेगी तो वह मना नहीं करेंगे। मार्था बहुत कॉन्फिडेंस से बोली, भले ही वह थोड़े से अनरोमांटिक हो तो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो उनसे शादी नहीं हुई है, कोई जल्दी नहीं है। तुम अब और टाइम उनके साथ सस्पेंड कर सकती हो और उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रांग कर सकती हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो तो इस नई लड़की से किसको क्या फर्क पड़ता है? देवेंद्र जी हमेशा तुम्हारी शादी कराना चाहते थे, मगर एक बार तुम लोगों को उनका प्रूफ मिल गया तो डरने की कोई बात ही नहीं है, वह पक्का तुम्हारी शादी मिस्टर सिंघानिया से करवा देंगे। ये सब सुनकर नताशा सातवें आसमान पर थी, मगर उसकी हिचकिचाहट उसे रोक रही थी। मार्था ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच में एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, मगर हम दोनों ही जानते हैं कि वह एंगेजमेंट एक्चुअली अनामिका की है। मैं तो उनकी अपनी बेटी हूँ ही नहीं, नताशा बोली। अभी ही तो वक्त है। मार्था ने उसे बड़ा होते हुए देखा था और वह उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी और अगर देवांश उसकी साइड हो गया तो उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं होगी। तुम जानती हो कि यह नई लड़की का स्टेटस ओबरॉय परिवार में आने के बाद काफी हाई हो जाएगा और शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना तब कोई मुश्किल नहीं होगी। मगर तुम अलग हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई पावरफुल पैकिंग है, बस तुम अपने परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। किसे पता कि वह लोग फ्यूचर में तुम्हारा ध्यान रखेंगे या नहीं। तुम जानती हो कि हाई सोसाइटी कैसे काम करती है। गोद ली हुई बेटी होने के नाते तुम्हारी शादी करना भी बहुत मुश्किल काम होगा। अगर तुम मिस्टर सिंघानिया से शादी नहीं करती हो तो तुम्हें पूरी जिंदगी उसे नई लड़की के परछाई में गुजरना होगा और हमेशा से नीचे ही रहोगी। मार्था की बातें सुनकर नताशा ने अपना फोन निकाला और देवांश का व्हाट्सएप ओपन किया, जिस पर कई सारे मैसेज थे जो उसने पहले भेजे थे। वह मैसेज इस तरह से थे, क्या तुम सो गए? क्या तुम बिजी हो? गुड नाइट। लेकिन देवांश ने कभी उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया था। आखिरी वाला मैसेज कल का था, जब उसने प्लेन से उतरने के बाद अपने वापस आने की खबर उसे दी थी और उससे पूछा था कि को क्या वह यहाँ है या नहीं। लेकिन उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। नताशा प्लीज, मार्था ने और कोई बातें बोली, जैसे नताशा ने फाइनली खुद को नहीं रोका और ढेर सारे मैसेज भेजना लगी। देवांश, क्या तुम यहाँ हो? मैंने सुना कि तुम्हारे दादाजी बीमार हैं और अस्पताल में हैं, उनसे मिलने चलती हूँ। ओके, क्या तुम आज फ्री हो? क्या तुम मुझे पिक आ सकते हो? अगर नहीं तो मैं अपने ड्राइवर के साथ आ सकती हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं सच में देवेंद्र दादाजी की तबीयत को लेकर काफी परेशान थी।
वही सेकंड फ्लोर पर अनामिका अपनी बड़ी से बालकनी में खड़ी होकर सामने का खूबसूरत नजारा देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी दो लोगों पर पड़ी जो शायद कुछ डिस्कस कर रहे थे। वह बहुत दूर थी जिससे वह उनकी बातें हो रही सुन सकती थी, लेकिन उनका चेहरा देख सकती थी कि वह नताशा और मार्था है। नताशा एक बड़ी व्हाइट चेयर पर बैठी हुई थी और मार्था उसके बगल में खड़ी होकर किसी चीज के लिए उसे मनाने की कोशिश कर रही है। अनामिका ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नजारे को थोड़ी देर और देखने के बाद वह वापस अंदर चली गई और वही गार्डन में नताशा और मार्था नर्वसली फोन की तरफ देखे जा रही थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार नहीं हुआ। इस बार नताशा के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिससे नताशा का दिल धड़कने लगा। ध्यान से उसने कई बार नाम पढ़ा, तब जाकर वह श्योर हुई कि यह मैसेज देवांश की तरफ से ही था। देवांश ने उसे जवाब दिया है, फाइनली उसे जवाब दिया है, मगर उसका जवाब कुछ शब्द थे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नताशा का धड़कता हुआ दिल शांत पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी दे दी हो। लेकिन मार्था के फिर से समझाने पर नताशा ने देवांश को और कोई मैसेज भेजी, जैसे कि उसे देवेंद्र दादाजी की काफी चिंता है और कौन से मिलना चाहती है। वह बस परिवार के बिहाफ पर उनसे मिलना चाहती है। लेकिन लंच खत्म होने के बाद भी नताशा को देवांश का कोई मैसेज नहीं आया और उसे पता था कि शायद देवांश उसे कोई जवाब नहीं देगा। वही अनामिका अपने रूम में सोफे पर अपना हाथ में फोन लिए ऑर्डर भेज रही थी। 18 साल पहले मसी नर्सिंग होम में 10 सितंबर को जो आग लगी थी, उसका कारण क्या था, पता लगाओ। दूसरी तरफ से आदेश का मैसेज आया, बोस क्या आप मेरी टांग खींच रही हो। मसी नर्सिंग होम, वह छोटी सी जगह जहां पर वह हॉस्पिटल हुआ करता था, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इतने वक्त बीत जाने के बाद वहां कुछ भी नहीं बचा था। आदेश ने फिर मैसेज भेजा, बॉस आप इस बारे में क्यों ढूंढ रही हो, क्या इसका आपके पास से कोई लेना देना है। अनामिका, हाँ। अनामिका को हमेशा यही लगता था कि वह 18 साल पहले वाली आग में कुछ गड़बड़ थी। 1 मिनट पहले सब कुछ ठीक था और अचानक से अस्पताल में आग लग गई। उसकी मम्मी उसे बताया था कि उसे रात काफी बारिश हो रही थी, अगर किसी से गलती से वह आग लगी होती तो वह इतनी तेजी से तो नहीं फैली होती। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।